वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। एज वी ऑल नो 12th ऑफ नवंबर से हमारे CHSL के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 28th ऑफ अक्टूबर तक इसकी स्लॉट बुकिंग चल रही थी। उम्मीद है आप लोगों ने अपने स्लॉट सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि 12 नवंबर से पहले हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न और वेंडर दोनों चेंज है और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर से पहले अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ है फिनिश योर रिविजन बिफोर एग्ज़ाम्स। आपको अपने एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस ही नहीं, साथ में अपना रिविजन भी कंप्लीट कर लेना है। लेट अस सपोज़ कि पेपर 12 नवंबर से चालू है। लेट अस सपोज़ क्या मतलब 12 नवंबर से ही चालू है और आपने अपना स्लॉट सेलेक्ट किया है, मान लेते हैं 17 ऑफ नवंबर। तो आपको ये लेके नहीं चलना है कि मुझे अपना रिवीजन 17 नवंबर तक कंप्लीट करना है। मीन्स आपको 12 नवंबर तक ही अपने शेड्यूल्स को ऐसे बनाना है कि आपको 12 नवंबर से पहले आपका सिलेबस, साथ में रिवीजन, सब कुछ डन हो जाए। मतलब कुछ भी चीज़ उसके बाद के लिए पेंडिंग नहीं रखनी। लाइक 13, 14, 15, 16। तो अब आप सोचोगे कि 13, 14, 15, 16 में हम क्या करेंगे। तो इसमें आपको जो हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि स्टे अवेयर एंड कीप एन आई ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है और इन दिनों में आपको उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। वैसे तो रिव्यू मना है, पर आप समझ गए होंगे ना। तो वही जो भी हमारे पेपर में आ रहा है, जिस टाइप का पेपर का पैटर्न है, जिस टाइप का फ्लो है, उसे हमें फॉलो करना है 13, 14, 15, 16। तो इन दिनों में आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो आपके मार्क्स एकदम से इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एट द एंड हमें अपने मार्क्स इम्प्रूव करने ही हैं। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही लेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, टेक अ मॉक टेस्ट डेली इन योर सिलेक्टेड स्लॉट शिफ्ट टाइम एंड एनालाइज इट प्रॉपरली। तो आपने अपना जो स्लॉट सेलेक्ट किया है उसमें जो शिफ्ट टाइम सेलेक्ट की है, लाइक अगर आपने 17 नवंबर सेलेक्ट किया, मतलब कोई भी डेट सेलेक्ट की है, तो उसमें 3 शिफ्ट हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट। तो आपने इसमें से जिस भी शिफ्ट को सिलेक्ट किया, अगर मॉर्निंग शिफ्ट को सिलेक्ट किया तो आप डेली मॉर्निंग में टेस्ट दीजिए। अगर आफ्टरनून सेलेक्ट किया तो डेली आफ्टरनून, एंड इवनिंग सेलेक्ट किया तो डेली इवनिंग। आप ये चीज़ अगर डेली करते रहेंगे अपने एग्ज़ाम तक, तो आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा उस टाइम में टेस्ट देने के लिए। फोर्थ चीज़ है, राइट ऑल द रिपीटेटिव मैथ्स फॉर्मूलाज टुगेदर इन योर ओन हैंड राइटिंग। और अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, मीन्स अपने खुद के जो रिपीटेटिव फॉर्मूलेज हैं मैथ्स में, जो आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूले तो आते ही हैं, तो आप उनको अपनी ओन हैंड राइटिंग में खुद एक पेपर पे लिख लीजिए 4 से 5 पेज में, और पूरा मैथ्स उसी में कवर कर लीजिए। जैसे मान लो आपको 2 स्पीड दी हुई है, S1 और S2, तो आपको पता है कि आप 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। या मान लो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि CP अपॉन MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जब आपको पता है कि ये आ ही रहे हैं, तो इन फॉर्मूले को आप एक पेज में लिख लीजिए ताकि आप इनका डेली रिवीजन कर पाएँ, और अपने एग्जाम तक डेली रिवीजन कीजिए और अपने स्लॉट सिलेक्टेड टाइम में ही टेस्ट दीजिए और देन उसका प्रॉपर एनालाइज करिए। फिफ्थ चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएट अ टू डू लिस्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। और 12 ऑफ नवंबर तक आपको अपना पूरा शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आपका सिलेबस और रिवीजन दोनों कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको डेली शाम को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है कि आप अगले दिन क्या करोगे मॉर्निंग में। कब आप वोकैब रिवाइज करोगे, कब आप फॉर्मूले करोगे, कब आप करेंट अफेयर करोगे, कब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, कब आप टेस्ट लगाओगे, कब उसका एनालाइज करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी टू डू लिस्ट में मार्क कर लेनी है। ऐसा आप सर्कल करके अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, और ये आप जैसे ही आप ये करते जाते हैं तो उसको आप मार्क कर लीजिए। तो ऐसा करने से आप अपनी प्रोग्रेस डेली ट्रैक कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको अभी किन एरियाज़ में वर्क करना है, किन एरियाज़ में आपने काफ़ी अच्छा वर्क करके रखा है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का इससे अच्छा बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट में किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो जीके में जैसा आपके सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इन सबको तो आपको करना ही है। साथ में इस बार आपको करंट अफेयर पे मेजर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में करंट अफेयर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इनको आप छोड़ नहीं सकते। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जा रहे हैं। साथ में इस बार जो जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आपको मॉक टेस्ट से हो जाएगी। साथ ही आप इस बार ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला एक टॉपिक होता है ना, इस पर ध्यान दे के जाइए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे।
देन इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में वोकैब से अभी ज़्यादा रेपिटेटिव वोकैब तो नहीं आ रही, लेकिन कंप्रहेंशन पे मेजर फोकस है एग्जामिनर का। दूसरी चीज़ CHSL में वैसे तो PQRS नहीं आते हैं, पर आप कुछ कह नहीं सकते, तो आप PQRS की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज़ की इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान नरेशन एंड वॉइस पे है, तो नरेशन और वॉइस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और साथ में फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन इनको अच्छे से करके जाना। दूसरी चीज़ रीजनिंग अभी कुछ मेजर मुश्किल देखने को नहीं मिली है। रीजनिंग तो जैसी आती है वैसी आ रही है, बस रीजनिंग में फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मतलब ये सब मैं CGL के बेसिस पे बता रही हूँ और स्टेनो के बेसिस पे बता रही हूँ, और जैसा स्टेनो में देखने को मिला था सेम वही पैटर्न CGL में देखने को मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ आपको CHSL में भी देखने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं स्टेनो और CGL के क्वेश्चंस पे। और मैथ्स में भी उतना मुश्किल देखने को नहीं मिला, मतलब आप इजीली, अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो आप 20 to 21 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। वही 4-5 क्वेश्चन जो मुश्किल देखने को मिलेंगे जैसा पहले देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में, तो सबसे ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा GK और इंग्लिश के सेक्शन में। GK के सेक्शन में पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। और इंग्लिश में पुरानी चीज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब कि जैसे हम वोकैब कर लेते थे ब्लैक बुक से, तो वो वोकैब इतनी कुछ खास नहीं आ रही हैं। दूसरी कंप्रहेंशन पे फोकस ज़्यादा किया है इंग्लिश सेक्शन में, और साथ में वॉइस और नरेशन पे। तो मेजर जो लोगों के नंबर डिक्रीज़ हुए हैं वो इंग्लिश सेक्शन में ही डिक्रीज़ हुए हैं। तो ये थोड़ी चीज़ आपको देख के रखनी है, मतलब एनालिसिस या रिव्यू जो भी कह लीजिए, कि एग्जामिनर का रुझान किस तरफ है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा। GK के सेक्शन के लिए भी आपको ये अपडेशन रखना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा कुछ खास मेजर चेंज नहीं है, जो आप मॉक टेस्ट में देते हैं वही चीज़ें आपको करनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लाइक GK, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी चारों सब्जेक्ट्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।